गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। और आज फिर एक बार मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं एक लंबे अवकाश के बाद, जिसमें आप सभी ने अपनी समर वैकेशन को, गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय किया, मस्ती की और साथ साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई भी की होगी। आज से हम लगातार अपनी क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं और जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी उससे पहले हमारा टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज फिर हम वहीं से शुरू करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट वीडियो में हम इस पॉइंट के बारे में समझ लिया था और ये पॉइंट क्या था, इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं कि जब लाइट रे एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है और वो फिर दूसरे मीडियम में जब एंट्री करेगी, जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगी, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या नॉर्मल से दूर चली जाएगी। यानी कि ये एक मीडियम मैंने मान लिया मीडियम 1 और ये मान लिया मीडियम 2। ये एक लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हुई तो यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। अब ये लाइट रे वैसे सीधी जानी चाहिए थी क्योंकि हमने पढ़ा है लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी, ये बेंड हो जाएगी या तो टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये फिनोमिनन ही कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रे अपना पाथ चेंज करे दूसरे मीडियम में एंट्री करने के बाद, उस फिनोमिनन को ही कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कब ये लाइट रे टूवर्ड्स नॉर्मल होगी और कब अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट समझा था रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, और जब ये लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगी तो ये हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये यहां पर हमने दोनों डायग्राम शो कर लिए हैं। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयरर में आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो यहां पर हमने जाना कि वो लाइट का फिनोमिनन जिसमें लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करे और एंट्री करने के बाद उसका पाथ चेंज हो जाए, इट मींस लाइट रे बेंड हो जाए, उस फिनोमिनन को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। इसके बाद हम अपना पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज के बारे में। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वहां पर भी हमारे दो लॉ थे, दो लॉज हमारे वहां पर भी थे। पहला क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। और दूसरा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर भी रिफ्रैक्शन में दो ही लॉ हैं और पहला जो लॉ है वो बिल्कुल सेम है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमने जो एक सरफेस बनाया है, इससे ऊपर एक मीडियम और नीचे दूसरा मीडियम, यहां पर ये एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसको मान लिया ए बी, तो फिर ये रिफ्लेक्ट होके चली गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, उसे मान लिया बी सी, और ये हमारा नॉर्मल है एन बी। ए बी हमारी हो गई इंसिडेंट रे, बी सी हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और एन भी हमारा हो गया नॉर्मल। और तीनों
ये रेज कहां पर है? बी पॉइंट पर, और बी क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये है हमारा फर्स्ट लॉ। इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। सभी के सभी एक प्लेन में होंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और हमारा नॉर्मल। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, यानी कि सेकंड लॉ के बारे में। इसको मैं कर देता हूं रफ। मैंने रिफ्रैक्शन के लिए एक डायग्राम शो कर लिया। यहां पर ये हमारी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो इनकी साइन में वैल्यू का रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट होगा। यही है हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ वैल्यू, द रेशियो ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इसको ऐसे बोलेंगे कि द रेशियो ऑफ वैल्यूज ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इन साइन इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज ऑलवेज रिमेन्स सेम। जो आप इसको समझना चाहे उस तरीके से समझ सकते हैं। इस एंगल की साइन में वैल्यू और इस एंगल की साइन में वैल्यू, इनका रेशियो हमेशा क्या होगा? इनका रेशियो हमेशा सेम होगा। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is remains same. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is remains same. तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी हमने दो लॉ पढ़ने हैं. फर्स्ट लॉ क्या है जो हमने पढ़ा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों कहां होंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, सेम प्लेन में होंगे. ये रिफ्लेक्शन के लिए भी सेम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों का फर्स्ट लॉ सेम है. सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन में क्या है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, और यहां पर क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर, इसका रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. और फिर बाद में एक साइंटिस्ट थे स्नेल, इन साइंटिस्ट ने बताया कि जो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को इन्होंने डिफाइन किया और एक नया नाम दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में. जो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है उसको हम स्नेल लॉ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में जो ये कांस्टेंट है उसके बारे में डिस्कस किया था स्नेल ने. तो फर्स्ट लॉ तो हमारा बिल्कुल सिंपल है, दोनों जगह सेम है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में. सेकंड लॉ वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के. यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन में वैल्यू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन में वैल्यू का रेशियो सेम होगा, और इस रेशियो को जो कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा, उसको स्नेल ने बताया कि ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अलग अलग बुक में अलग अलग वर्ड से डिनोट किया गया है. कुछ बुक्स में इसको म्यू से डिनोट किया गया और कुछ में ईटा से. ये साइन म्यू है और ये साइन ईटा है. चलिए मैं ईटा मान लेता हूं. यदि हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया गया रेशियो की फॉर्म में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम.
यहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है उसको c से डिनोट किया जाता है और मीडियम में हम मान लेते हैं v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ईटा इक्वल्स टू c अपॉन v। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट in medium is known as refractive index of that medium। तो जो साइन आई अपॉन साइन आर ये रेशियो आया था साइन आई का और साइन आर का, ये कांस्टेंट आया था। किसने बताया? स्नेल ने इसके बारे में बताया। और फिर स्नेल ने उस कांस्टेंट टर्म को डिफाइन किया कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया कि जो ये कांस्टेंट आएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या बनाई कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका फायदा ये होगा कि यदि हमें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा पता है तो हम उस मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमें पता ही है कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड पता चल सकती है। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ पाए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।